हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास होगा। पहले इसका पाठ्यक्रम आज देख लिया जाए, कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ाना होता है। तो इसमें जो है पहला चैप्टर है आपका अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन। इसमें जो है सारे काल क्रमांक यानी किस तरह से बांटा गया है, काल का इसमें विभाजन किया गया है, निर्धारण किया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा प्राग ऐतिहासिक काल होगा। तीसरा जो होगा आपका हड़प्पा काल यानी हड़प्पा सभ्यता। फिर आएगा आपका वैदिक काल, प्राचीन भारत धर्म एवं दर्शन, इसको भी देखेंगे। फिर महाजनपद का उदय से लेकर उसका कैसे आगे चला था ये देखेंगे। मगध का किस प्रकार के उत्कर्ष है वो भी देखेंगे। मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद का काल को भी इसमें देखेंगे। इसके बाद आएगा गुप्त काल, फिर गुप्त के बाद का काल कैसे रहा, फिर राजपूत और उसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी कि ये शुरुआत जो पहले स्टार्टिंग पीरियड था, मध्यकाल कैसे कैसे हुआ वो राजपूत काल से प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत। ये सारे जो है सिलेबस आपको बताया गया, जो कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर होगा, तो आपका अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं आज का ये सेशन। चलिए, सबको दिखाई देता होगा। तो है पहला चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास। तो अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन। तो इसमें अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन देखते हैं। तो ये पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, तो कहा जाता है जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी इस काल में जो है लिखने पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं था, और इस समय केवल मानव से उत्पत्ति से लेकर यानी 3000 ईस्वी पूर्व के बीच समय के अंतर्गत आता है। इसका कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ यानी वो प्रारंभ हुआ, इसका काल मनुष्य का काल, तब से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो भी काल आएगा उसको प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। और इस काल में बहुत सारे चीज़ों की अध्ययन नहीं किया जा सका है, और इसी काल में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अब पाषाण काल, ये पाषाण काल का मतलब क्या है? ये पाषाण काल का मतलब है कि पत्थर, केवल वो पहले बड़े बड़े पत्थर से अपना काम चला रहे थे, शिकार कर रहे थे। ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे आगे। इसको पाषाण काल, और इसलिए ताम्र पाषाण काल इसको क्यों कहा गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ताम्र पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे दिया रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो वहाँ पे ठीक करना है किसको? प्राग ऐतिहासिक काल को। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें तांबे का भी वो लोग प्रयोग करना प्रारंभ कर लिए थे। पत्थर के साथ साथ ये तांबे का भी यूज करने के लिए वो जान चुके थे, इसलिए इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया। चलिए, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका सेकेंड
जिसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? कहता है जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई हो। इसमें स्पष्ट है आदि ऐतिहासिक काल में, यानी कि पत्थर, यानी पहले हम लोग देखे पत्थर और तांबे का यूज तो हो रहा था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का लिखा नहीं गया है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विकास होता है और आगे चल के वहाँ पर कुछ लिपि को लिखना प्रारंभ कर दिया, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे किसी भी प्रकार से चित्र बना दिया हो, वो जो अभी तक लिपि है, जैसे भी ये इस प्रकार की लिखी गई बातें हैं, ये सब बातें क्या हैं कि लिखा तो है, लेकिन वर्तमान में अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। और इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछता है कि किस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसमें दिया रहेगा आपका हड़प्पा काल, तो टिक करना है हड़प्पा काल और वैदिक सभ्यता, इस दोनों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत होता है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। चलिए अब इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इतिहास में है, कहते हैं जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो। इसका मतलब क्या कि वो मानव जो है जितने भी अक्षरों को लिखा है उसको पढ़ने में कामयाबी मिल गई है, वो उसको पढ़ पा रहा है। तो इस काल के मानव को क्या कहेंगे, किसके अंतर्गत रखा गया? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। कहते हैं मानव के जिन क्रियाकलाप का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, हम इसको क्या कहेंगे? इतिहास। जैसे इसमें काल की बात करें तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तीनों बातें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रागैतिहासिक किसको कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक जिसमें केवल और केवल पत्थर और किसका प्रयोग? तांबे का प्रयोग किया गया। फिर आदि ऐतिहासिक काल में होगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आ जाता है। तो इसमें क्या लिखित साक्ष्य मिलता है? इसमें क्या है, कोई लिपि नहीं लिखा गया है। आदि ऐतिहासिक में क्या है कि लिपि लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में जो भी लिखा गया उसको पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये है ऐतिहासिक। चलिए आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये तो काल विभाजन कर लिए थे, अब इसमें देखते हैं एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो ये प्रागैतिहासिक काल पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज हुआ। ध्यान रखिएगा कि ये जो है सर्वप्रथम की बात कर रहा है। कब? 1863 ईस्वी में ये पाषाण काल सभ्यता का खोज हो जाता है। और रॉबर्ट ब्रूस फूट यानी भूवैज्ञानिक या इसको बोलते हैं पुरातत्वविद ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से खोजा गया? तो मद्रास के पास एक पल्लमबरम नामक स्थान से प्राप्त किया। तो पूछा जाता है कि पल्लमबरम स्थान किससे संबंधित है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पाषाणकालीन से संबंधित है। और इसमें देखें आगे ये आपका है कि पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 काल में बांटा गया। पहले हम लोग क्या देखें
विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में अध्ययन करने के लिए बांटा गया है। तो इसको किस प्रकार से, तो पूरा पाषाण काल जो 5 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व, फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक की बातें, फिर नव पाषाण काल 7,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक की बातें को इसमें रखा गया है। तो अब इसमें पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 काल। अब ये पहले हम लोग किसको किसको देखे, सबसे पहले आदि देखे, यानी सबसे पहले हम लोग किसको, प्राग, फिर आदि, फिर इतिहास। फिर प्राग को 3 काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 काल में विभाजन किया गया है। तो देखते हैं, पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। कहता इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, यानी वो एक जगह अभी तक अस्थायी अपना निवास नहीं कर पा रहा है। वो क्या करते थे, वो शिकार के लिए वह घूम घूम कर अपना क्या करता होगा, शिकारी करता होगा, अपना भोजन संग्रह करता होगा, यानी जंगलों में भटकता होगा अपने भोजन की तलाश में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस काल में शिकार के लिए वह अपना भोजन संग्रह, शिकार के द्वारा अपना भोजन संग्रह करता था। उसमें दिया रहता है कभी कभी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो उसमें टिक करना है पूरा पाषाण काल। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है इसमें, इस काल के उपकरण हैंड एक्स, चॉपर, चापिंग एवं पेबुला उपकरण मुख्य थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हैंड एक्स जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, ये हैंड एक्स उस क्रम में ये बना चुके थे और धीरे धीरे अब प्रयास में चॉपर, चॉपिंग एवं पेबुला उपकरण। इसका मतलब है चॉपर, चॉपिंग, ये निकुले पत्थर को काट काट के धीरे धीरे क्या बड़े बड़े पत्थर को बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद आगे क्या होता है कि भारत की निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, उसको भी 2 भागों में। अब इसको कैसे, ये पत्थर के आधार पे इसको 2 वर्गों में बांट दिया गया है। तो पहला जी संस्कृति के आधार पे, तो पहला संस्कृति है आपका चॉपर चापिंग, जिसको पेबुला संस्कृति भी कहते हैं। और ये संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहनल नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आया। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है बराबर। कहता है कि चॉपर चापिंग या पेबुला संस्कृति किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है सोनल नदी घाटी से। और यहाँ से क्वेश्चन आता है किस काल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि पूरा पाषाण काल, या फिर पूरा पाषाण नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर दिया रहता है कि सोनल नदी घाटी जो चॉपर चापिंग से संबंधित है, ये किस काल से संबंधित है। तो यदि पूरा पाषाण नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर दिया रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। ये ध्यान में रखना ये बातें। चलिए आगे देखते हैं दूसरा संस्कृति क्या है, हैंड एक्स संस्कृति। वही बताएं, हैंड एक्स संस्कृति जो कुल्हाड़ी जो आप देख रहे हैं वो कहता ये जो है एसुलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति को एसुलन संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरम पक्कम
से प्राप्त हुआ। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है हैंडेक्स जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है, अतिरमपक्कल। इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया कुल्हाड़ी बनाने के बहुत सारे भट्ठी थे, इसलिए उसको मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है कि हैंड एक्स कहाँ मिला, तो ये अतिरमपक्कम से। किस संस्कृति से ये संबंधित है, संस्कृति पूछेगा तो हैंड एक्स संस्कृति। या फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हैंड एक्स जो है किस काल से संबंधित है, तो आप बताइएगा प्रागैतिहासिक काल, या फिर उससे भी निम्न पूछेगा तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। चलिए आगे देखते हैं ये पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरण का निर्माण किया गया। फलक समझते हैं, फलक यानी ये पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर है, इसको तोड़ने के लिए बीच में कोई पतला ऐसा निकुला पत्थर या फिर अन्य औजार को रखकर उस पर चोट दिया जाता है, जो कि ये 2 पार्ट में टूट जाए। और ये जब 2 पार्ट में टूट जाएगा तो इसमें निकुला धार यानी निकुला आकार के ये क्या बन जाएंगे, जिससे ये शिकार करने में इसको आसानी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। कहता है इस काल को फलक संस्कृति के नाम से। इस काल में स्क्रेपर यानी खुरचनी, भेदक, भेदनियाँ आदि उपकरण मिले। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये खुरचनी पूछता है, भेदिका और भेद, ये सब जो है किस काल से मिला है, तो मध्यपुरा पाषाण काल। इतना भी डीप में नहीं पूछेगा कि ये मध्यपुरा पाषाण काल से मिला है, ये कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये नीट जेआरएफ सब में जो है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। गंगा घाटी असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर, ये वहाँ पे ध्यान देना है, गंगा घाटी असम, सिक्किम और केरल को छोड़कर पूरे भारत में यह संस्कृति प्राप्त हुआ। यानी पूरे भारत में इस प्रकार की संस्कृति मिला। कैसा संस्कृति, तो ये फलक संस्कृति। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, गंगा घाटी, असम, सिक्किम, केरल, ये सबको छोड़कर पूरे भारतवर्ष में मिला है। आगे देखते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में क्या होता है, इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियन जिसको ज्ञानी मानव का उदय हुआ, जिसमें हम लोग आते हैं भी होमोसेपियन के अंतर्गत। तो इसमें भी पूछा जाता है कि सबसे ज्ञानी मानव किससे संबंधित है, या ज्ञानी मानव का अर्थ, या तो फिर होमोसेपियन का अर्थ पूछ लिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इस काल के प्रमुख उपकरण तक्षनी, चाकू, स्क्रेपर, भेदक, भेदिनियाँ, ये सब तक्षनी इस काल का विशिष्ट उपकरण थे। तक्षनी यानी बहुत ज़्यादा, एक साइड में क्या होता था, इस प्रकार से एक साइड में इधर पूरा एकदम निकुला धारदार बना रहता था, इसी को तक्षनी बोलते थे। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखिए। इसका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ। इसका क्षेत्र इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं एक नारी का भी इसमें मूर्ति प्राप्त होता है। आगे बढ़ गई क्या, नहीं चलिए ठीक है, इसी में चल रहे थे उच्च पाषाण काल। ठीक है, हाँ
तो इसमें क्या है कि मानव पहली बार रहने के लिए गुफा का प्रयोग, ध्यान में रखना है कि मानव पहली बार गुफा में रहने का प्रयोग प्रारंभ किया, गुफा में रहने लगे। पहले जंगलों में भटक रहे थे, अब धीरे 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 वो क्या कर रहे हैं कि वो अस्थाई रूपी स्थान को खोज रहा है, जिसे अब गुफा में रहने लगा। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ये भी पूछता है भीमबेटका कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। पहाड़ी से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। ये जो भीमबेटका है इस पहाड़ी में भी रहते थे। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। यहाँ भी आता है कि चित्रकारी सर्वप्रथम करना किस काल से प्रारंभ हुआ, तो आप इसमें बोल सकते हैं। इसका जो आंसर कभी कभी लेता है 2-3 आधार पे लेता है। एक तो यदि छोटा डेटा मांगेगा उसमें तो दिया रहेगा उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, या फिर क्या दिया रहेगा मध्यपाषाण काल। तो उसमें क्या हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल, या फिर इसी को कहेगा तो कैसे पुरापाषाण काल। इस यहाँ पे इसका और डेटा लेगा, क्या लेगा तो 3 भाग में जो हम लोग ऊपर देखे यहाँ से डेटा बनाता है क्या, तो यहाँ से प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो उसमें जो आपको लेना है आंसर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। या फिर इसमें पूछता है क्वेश्चन कि भीमबेटका किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ध्यान में रखना है मध्यपाषाण काल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और चित्र का जो बनना प्रारंभ हुआ वो कहाँ से, तो ये भीमबेटका से। ये पूछता है कि चित्रकारी वाली गुफाएं किससे संबंधित है, उसमें दिया रहेगा भीमबेटका, तो आपका आंसर लगाना है भीमबेटका। चलिए देखते हैं। मध्यपाषाण काल की बात कर लेते हैं। तो मध्यपाषाण काल में क्या होता है कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। यानी ये संक्रमण काल किसको कहेंगे कि जब कोई पुरानी वस्तु चल रहा है उसके साथ साथ न्यू जनरेशन एक ही बार नहीं आ जाएगा, वो धीरे 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 परिवर्तन होगा। तो जो धीरे धीरे परिवर्तन होने वाला काल था यही था मध्यपाषाण काल, और इसी को बोलते हैं संक्रमण काल। यह काल नवपाषाण काल का अग्रिम था, यानी नवपाषाण आने से पहले का काल है। इस समय जलवायु गर्म हो गई, अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगना प्रारंभ हो गया। इसका मतलब है ये मध्यपाषाण काल में अब क्या हो रहा है, पहले जंगल में निवास कर रहे थे, धीरे धीरे गुफा में पूरा बर्फ से ढका हुआ था, पानी था, यानी जमीन नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, धरती दिखाई नहीं दे रहा था। अब धीरे धीरे जलवायु क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और फिर बर्फ़ की जगह यानी बर्फ़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है, और वहाँ पर घास, हरे भरे मैदान इस प्रकार से धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, यानी कि शुरुआत अब हो चुका है। और आगे देखते हैं क्या होता है। इस काल में मानव अब क्या करना शुरू कर दिया, इस काल में मानव अब पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए। तो किस काल में, मध्यपाषाण काल, यानी मध्यपाषाण काल में क्या प्रारंभ हो गया कि पशु का पालन करना प्रारंभ कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत है, जो 5000 ईस्वी पूर्व था। ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आगे चलते हैं। मध्यपाषाण काल की यदि बात करते हैं, सबसे प्राचीनतम ज्ञात स्थल सराय नहर, जो महदा, प्रतापगढ़, ये कहाँ है, ये सब यूपी में है। कहाँ है, यूपी में।
प्रतापगढ़, मादास, रायनहर ये सब यूपी में ही। कहता है इस समय पत्थर के उपकरण में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण था। सबसे विशिष्ट उपकरण, जैसे हम पहले बताएं कि धीरे धीरे अब मानव क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। पहले वो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का यूज करता था पशुओं को मारने में, अपना शिकार करने में। धीरे धीरे उसको तोड़ना शुरू किया, छोटा पत्थर का इस्तेमाल किया। फिर वो तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस प्रकार से उसका अभी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसलिए ये सूक्ष्म प्रकार का उपकरण बनाया और इसको बोला गया माइक्रोलिथिक। इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यही कारण है कि यहाँ ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है और ये धीरे धीरे अब क्या होगा कि विकास करेगा और नव पाषाण में चला है। इस काल के अन्य उपकरण में इकधार, फलक, बेदक, बेदनी, चाकू, दक्षिणी, अर्धचंद्रकार प्रमुख है। यानी इस प्रकार से अब औजार बनाना प्रारंभ कर दिए हैं लोग। इस काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ और मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम मानव का कंकाल वो प्राप्त होता है। इसके बाद अब नव पाषाण काल आता है और नव पाषाण काल का देखते हैं क्या होता है। कहता है कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, यानी बहुत कम समय के लिए नव पाषाण रहा। फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन की युग में भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन को देखा है। विश्व स्तर पर यह संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईस्वी में पश्चिमी एशिया में हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहले यह प्रारंभ पश्चिमी एशिया में होता है और इसके पश्चात देखता है कि पश्चिमी एशिया में के मानव जौ, गेहूँ, दलहन, तिल आदि रूप से संपूर्ण खाद्यान्न का प्रदान किया। यानी इस प्रकार से वह प्रारंभ हो गया। तो यहाँ की प्राचीनतम नव पाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है और कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला? मेहर, पाकिस्तान में। यदि भारत में पूछ दे कि सर्वप्रथम, तो वो हो जाएगा आपका ये सबसे पहले पूछता है कि सबसे प्राचीनतम नगर तो मेहरगढ़, लेकिन भारत में पूछे तो राखी गली। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है यहीं से मिला है क्या ये पहला स्पष्ट कृषि का साक्ष्य। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इस तरह के मानव 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि प्रदान प्रारंभ कर देता है और इस तरह से ये कोल्डेवा नामक स्थान से चावल उगने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ से बराबर ये क्वेश्चन पूछता है कि चावल का संबंध किससे है? तो ये कोल्डेवा से। किससे है? तो कोल्डेवा से है। आगे 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग आता है ये कोल्डेवा का क्षेत्र। इस पाषाण काल में स्थिर वासी लोग खेती से परिचित हो गए। अब धीरे धीरे ये क्या, पहले तो पशु रखते, पशुपालन आरंभ किया मध्य पाषाण में। अब धीरे धीरे चावल उगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो अब स्थिर रहेगा और यह जो है नव पाषाण काल के वासी यानी लोग अब खेती करने से परिचित हो गए और पालतू पशु भी रखने लगे। अब धीरे धीरे अब क्या करते हैं, ये पालतू पशु रखना प्रारंभ कर देते हैं। कहता है कि जब वो खेती करना प्रारंभ कर दिए तो उसके लिए वो कुछ न कुछ खाने पीने की बर्तन यानी कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। तो खाने पीने के लिए बर्तन की इन्हीं ज़रूरत अब पड़ने लगी, जिससे कि कुम्हारी, जिसको कुम्हारकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दिया। तो ये पूछता है कि कुम्हारकारी किस काल से संबंधित है? तो ये नव पाषाण काल से। कश्मीर
में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जोहाम के लोग यानी बुर्जोहाम संस्कृति के लोग गड्ढे बनाकर अपने मकान में रहने लगे। अब धीरे धीरे अस्थायी जीवन शुरू हुआ और क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे अपना गड्ढा यानी कि मिट्टी के अंदर वो घर बनाकर रहना शुरू किए। इसे बुर्जोहाम कहता है कि बुर्जोहाम किससे संबंधित है, या पूछता है कि बुर्जोहाम क्षेत्र कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये कश्मीर का क्षेत्र है। अब मकान बनाकर रहने लगे और सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यानी प्रमाण कहाँ से मिला, तो बुर्जोहाम में मिला। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये बुर्जोहाम में मिलता है। और ये बुर्जोहाम कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व है इसके कुछ। तो इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या है देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पाषाणकालीन सभ्यता का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। और ये भी पूछता है रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो भूवैज्ञानिक थे या फिर बोलते हैं इसको भूविद। ठीक है, देखते हैं मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थिर हथनौरा से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ जो भारत में सबसे प्राचीन था। तो यहाँ से पूछता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हथनौरा कहाँ है, ये हथनौरा है कहाँ, स्थान का नाम, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले यानी सबसे प्राचीनतम भारत में मानव की खोपड़ी का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हथनौरा जो स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये पूछ सकता है कि हथनौरा किस नदी घाटी के किनारे, तो नर्मदा घाटी के किनारे। यहाँ से क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कि लौहदा जो बेलन घाटी, लौहदा क्या है, बेलन घाटी, यहाँ से हड्डी की बनी जहाँ पे नारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। ये उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी पाषाण काल को जो हम लोग बांटे थे उसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल, इसका मतलब ये धीरे धीरे किस ओर बढ़ रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तब तो यहाँ पे चित्रकारी होना प्रारंभ हो गया। और ये कहाँ से मिलता है, ये पूछता है कि नारी की हड्डी की बनी नारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है, तो लहोदा, ये कहाँ है, बेलन घाटी। ठीक है, आगे चलें देखते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम परिणाम, ये कहाँ से मिलता है प्रमाण, देख लीजिए। आदमगढ़ बागौर से प्राप्त होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से, आदमगढ़ और बागौर से मिलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, विश्व के प्राचीनतम मृद भांड, यानी सबसे पहले पूरे विश्व में मृद भांड यदि बना है तो बेलन घाटी, जिसको चौपानी मांडो से प्राप्त होता है। चौपानी मांडो से ये प्राप्त होता है, बेलन घाटी। अभी हम लोग देखें बेलन घाटी में सबसे प्राचीनतम मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन, जो भी मिट्टी का बर्तन बना है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बेलन घाटी में एक स्थिर एक जगह है जिसको बोलते हैं चौपानी मांडो, वहीं से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। बुर्जोहाम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे कर निवास करते थे, अभी इसके पहले हम बताएं। और यहाँ भी क्या, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, बुर्जोहाम से। बुर्जोहाम कहाँ है, तो आप जान रहे हैं, कश्मीर में। आगे देखते हैं, आगे आपका है कुछ सैंधव यानी पूर्व सैंधव यानी कि सिंधु सभ्यता के पहले, जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति। तो इसमें और है जैसे क्वेटा संस्कृति किससे संबंधित है, बलूचिस्तान ये क्षेत्र है। ये पांडुरंग के मृद भांड का प्रयोग, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा, पांडुरंग मृद भांड का प्रयोग
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कुल्ली संस्कृति। ये पांडु रंग के लेप का काले रंग का चित्रकारी कहाँ होता है? तो ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है। और क्या है बलूचिस्तान से? देखिए नाल आर्मी संस्कृति, ये बलूचिस्तान और सिंध, ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं? भी पाकिस्तान में है। ये पांडु रंग के लेप पर बहुरंगी अलंकृत ये मृदभांड है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड कहाँ से मिलता है? तो ये आपका क्वेश्चन है सिंध में या फिर बलूचिस्तान में। आगे और देखते हैं। झोब, ये झोब संस्कृति, ये भी बलूचिस्तान से है। इसमें लाल रंग के लेप लगाए जाते थे मिट्टी पर, काले रंग के चित्र बनाए जाते थे मृदभांड पर, ये सब बलूचिस्तान। अब थोड़ा सा आता है ये सिंध में, सिंध के क्षेत्र में कोडदीजी संस्कृति, ये भी आता है आपका इम्पोर्टेंट है। कोडदीजी संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिंध से संबंधित है। इसमें क्या होता था कि लाल रंग के लेप, यानी जो बर्तन बनाता था उसके ऊपर लाल रंग का लेप लगाया जाता था। उसके बाद दुधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड, यानी उसमें बहुत सारे कलरों से उसको मिट्टी के बर्तन को उखेराया था, उसमें चित्रकारी किया जाता था। आगे है पूर्व हड़प्पा संस्कृति, जो पंजाब के क्षेत्र में, उसमें लाल बैंगनी रंग के पाकिस्तान जो क्षेत्र है, ये पंजाब, ये भी कौन सा? ये जो पंजाब है ये कहाँ का? ये पाकिस्तान का पंजाब, जो अपने भारत में भी है और भी पाकिस्तान में भी है। तो उसी में जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ पर तो देख लिए यहाँ तक। चलिए प्रमुख तत्व इसका देखते हैं। सर्वाधिक जो इसका जो है सैंधव यानी ताम्रपाषाण संस्कृति बलूचिस्तान से मिलता है। आहड़ संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इसका ताम्रवती भी नाम था, इसलिए इसको पाषाण यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति को आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। ताम्रपाषाण को और किस युग से? कैथोलॉजिक युग से जाना जाता है। और इसके साथ साथ गैरिक यानी मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर, कहाँ से? हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ। मृदभांड के आधार पर ये किया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे आपका हड़प्पा सभ्यता, इसको अगले चैप्टर यानी अगले दिन इसको देखेंगे। आज यहाँ तक रहा। आज ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और हम लोग आज क्या पढ़ लिए? तो इसमें आप पढ़ लिए अतीत के अध्ययन करने हेतु काल का विभाजन। ये काल का विभाजन देख लिए, प्राग ऐतिहासिक काल देख लिए। अब हम लोग चलेंगे दूसरे दिन क्या से? तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। थैंक यू। आज इतना ही।